काफी दिनों से ऐसी खबरें चल रही थी कि क्या आरपीएन सिंह बीजेपी में जाएंगे। कई बार मैंने भी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आखिरकार उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आरपीएन सिंह काफी समय से सोच रहे थे, और क्या कुछ और भी ऐसे युवा तुर्क हैं कांग्रेस के जो काफी समय से ऐसा ही कुछ सोच रहे हो? अब युवा तुर्क में बचे एक सचिन पायलट जो 3-4 की तिकड़ी थी, जिन सबको मिनिस्टर बनाया गया था, और एक मिलिंद देवरा। ये सारे युवा चेहरे थे, इनमें से ये 2 ही बचे हैं, और बाकी लोग भी हैं। अब लेकिन आपको ये बताऊं कि बीजेपी को एक चेहरा चाहिए था, क्योंकि काफी दिनों से बीजेपी छोड़ के बहुत सारे विधायक जो समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, और एक उसको काउंटर करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए। खासकर पूर्वांचल के लिए आप कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद जो एक भरपाई करने के लिए आप कह सकते हैं आरपीएन को बीजेपी ने। हमारे साथ अखिलेश शर्मा भी हैं। अखिलेश, बिल्कुल, कितना बड़ा ये एक तरह से कैच है बीजेपी के लिए, और इसके रणनीतिक मायने, राजनीतिक मायने क्या हैं ठीक चुनाव से पहले? देखिए, 2-3 बातें हैं सुशील। पहली बात तो यह है कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो सीधा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और अभी तक पिछले 15 दिनों में, 3 हफ्तों में ये ट्रेंड ये आया है कि अधिकांश बीजेपी के लोग जो है वो सपा में गए हैं, और बीजेपी को सपा से अपनी पाले में लाने में उतनी कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है। तो एक जो ट्रेंड है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी से ज्यादा लोग, विधायक जो है, मंत्री, वो सपा में गए हैं, और यही कारण है कि ये जो परसेप्शन बना, इसका काउंटर करने के लिए बीजेपी ने तमाम कोशिशें की हैं। अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, छोटी बहू, उन्हें अपने पाले में लाया गया, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल थे। 2014 के बाद से बीजेपी ने लगातार एक नया फार्मूला यूपी में अख्तियार किया था, वो था गैर यादव ओबीसी को अपने साथ लाना। स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, या अन्य इस तरह के नेता हो, इन्हें बीजेपी अपने साथ इसी फार्मूले के तहत लाई थी, और पार्टी को इसमें बड़ी कामयाबी भी मिली थी जब उसने लगातार 3 चुनाव जीते थे। अभी हुआ यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि खुद कुशीनगर, पडरौना इलाके से आते हैं, जो कि आरपीएन सिंह का गढ़ रहा है, वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और बीजेपी उस झटके का मुकाबला करना चाहती है। आरपीएन जो कि खुद कुर्मी हैं, गैर यादव ओबीसी से आते हैं, बीजेपी उन्हें आगे खड़ा करके स्वामी प्रसाद मौर्य से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहती है। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कि बीजेपी को लगता है इस बार की झटका लग सकता है, क्योंकि आरएलडी का और सपा का तालमेल हुआ है, जाट और मुस्लिम वोट एक साथ आ सकते हैं, किसान आंदोलन का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहां पर अगर उसे नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि पूर्वांचल जो कि उसका गढ़ बन चुका है, वहां पर उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। और मौर्य के जाने से, दारा सिंह चौहान के जाने से बीजेपी को वहां नुकसान उठाने का खतरा था, और इसलिए आरपीएन सिंह को लाकर कुछ हद तक इसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो यूपी में लड़ाई में कहीं नहीं है, 4थे नंबर पर है, उससे एक नेता निकल भी आए तो बीजेपी को उससे कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन एक परसेप्शन की लड़ाई में, केंद्र की लड़ाई में बीजेपी को एक फायदा मिलता है कि टीम राहुल के जो कोर मेंबर रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे अब आरपीएन सिंह हो, ये सब बीजेपी के साथ आ गए हैं। अब केवल सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा बचे हैं। तो ऐसे में ये नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसको चुनौती मिल रही है, और उसके साथ लोग काम करना नहीं चाहते, उनके अपने विश्वस्त लोग, ये बीजेपी को परसेप्शन बनाने में मदद मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा बिल्कुल, और मिलिंद देवड़ा भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी हुई थी बाबा कि आरपीएन ने जाने के पहले अपनी प्रमुख सोनिया जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि मैं जा रहा हूं, और इसके बाद एक तरीके से वो सार्वजनिक तौर पे भी आए कि उन्होंने किस तरीके से त्यागपत्र दिया है। और बाबा एक बात आपसे समझ नहीं चाह रहा था कि वो ये कि जिस इलाके में आरपीएन का दबदबा है, जहां से वो कई बार चुनकर आए हैं, काफी बड़ा राजनीतिक उनका करियर रहा है, तो वो एक तरीके से वो खुद बीजेपी के तरफ से चुनाव में उतरेंगे अखिलेश, या फिर ये फॉर्मूला नहीं होगा? क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है, जैसे जिनको भी ला रही है बीजेपी, जैसे कि मुलायम सिंह जी की छोटी बहू को लेकर आए, तो उनको चुनाव में उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, इसको लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। तो क्या आरपीएन को लेकर भी वैसा ही सस्पेंस बरकरार है, या सीधे फाइट में उतरेंगे?
देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक उन्हें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव लड़वाने का फैसला किया है। हालांकि वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। 2009 में वो लोकसभा का चुनाव कुशीनगर लोकसभा सीट से बड़े मार्जिन से जीते थे। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को ही हराया था, और चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर को बैलेंस करने के लिए उन्हें लाया गया है, और इसीलिए संभावना इस बात की ज्यादा है कि पडरौना जो सीट है वहां से वो लड़ें। हालांकि अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सीट है उसका अनाउंसमेंट सपा की ओर से नहीं किया गया है। और अगर इस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि मौर्य भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं, अगर वैसा हो जाता है तो बीजेपी ये कहेगी कि आधी लड़ाई तो उसने जीत ली, क्योंकि अगर मौर्य अपनी सीट बदलते हैं तो जो आरपीएन को लाने का मकसद है वो काफी हद तक हल हो जाएगा। लेकिन आपकी बात सही है कि जो कई सारे चेहरे आए, अपर्णा यादव जो पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी लखनऊ कैंट से, सपा के उम्मीदवार के तौर पर हार भी गई थी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन उनको लाने से पहले ही पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से हमें यह बताया गया था कि ये शर्त नहीं मानी जाएगी कि आपको इसी शर्त पर आना है कि आपको टिकट मिलेगा, यानी पार्टी को टिकट देना है या नहीं देना ये बाद में तय होगा, इस शर्त पे आपको नहीं लाया जाएगा। ये अपर्णा के बारे में साफ कह दिया गया था। जितिन प्रसाद, जिन्हें बाद में विधान परिषद के जरिए लाया गया, मंत्री भी बनाया गया, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प बात होगी। लेकिन एक झारखंड का एंगल, इसके बारे में मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी बहुत अच्छे से बता पाएंगे। छत्तीसगढ़ के और झारखंड के प्रभारी आरपीएन रहे हैं, और झारखंड में बीजेपी काफी लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि कोशिश कर रही है वहां की हेमंत सोरेन सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने की। तो ये माना जा रहा है कि अगर झारखंड में कुछ वैसा ही होता है जैसा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया ने किया, तो क्या उसका इनाम आरपीएन को बाद में मिल सकता है केंद्र में मंत्री बनाकर राज्यसभा के जरिए लाकर। जी, आपने सही कहा। और आपको बता दूं कि जहां तक झारखंड का एंगल है, तो अभी से ट्वीट जो है आने शुरू हो गए हैं। और एक जो ट्वीट है वो मयूख, एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि आपने कार्यकर्ताओं को बांटने का प्रयास किया और सफल हुए, आपने विधायकों को गुमराह करने का प्रयास किया। और आगे लिखा है, झारखंड में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज उत्सव मनाएगा। यानी मिशन झारखंड जो है उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि हो गई है। और जहां तक इनाम की बात है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तय नहीं है, मुझे ये बताया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ेंगे ये भी तय नहीं है। एक और सीट मुझे बताई गई है, हाता की कोई सीट है पटरौना के बगल से, शायद वहां पर शायद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आरपीएन सिंह राज्यसभा में जाएंगे, ये एक तरह से तय हो गया। हमारे साथ नीता भी जुड़ गई। नीता, आप बीजेपी मुख्यालय में क्या सुन रही है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? यही चर्चा की जा रही है मनोरंजन की आरपीएन सिंह साहब को इस करके ही बीजेपी लाया गया है। जैसे कि आप कह रहे थे कि राज्यसभा की सीट जो है वो उनकी निश्चित बताई जा रही है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है, वो अभी तक उनकी खुद की सीट तय नहीं हुई है कि वो वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में आरपीएन सिंह वहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। अभी मैं बीजेपी के मुख्यालय में हूं मनोरंजन, यहाँ पर सीईसी की मीटिंग चल रही है 4th फ्लोर पर। खुद अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ पर हैं, पूरी जो यूपी की लीडरशिप है वो भी यहाँ पर है, और वो डिसाइड कर रहे हैं कैंडिडेट। जो 3rd लिस्ट आनी है वो वहां पर डिसाइड किया जा रहा है। लेकिन आज आरपीएन सिंह कुछ 1 घंटा पहले लगभग वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ जो पूर्व कांग्रेस के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी के मोदी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इन सब लोगों की नजदीकियां जो हैं वो मानी जाती हैं। इससे पहले जितिन प्रसाद भी जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये माना जा रहा है बीजेपी इसे एक बहुत बड़ी जीत जो है वो मान रही है, क्योंकि उसका ये कहना है कि जो राहुल गांधी की जो कोर टीम है उसे तोड़ पाने में वो कामयाब हुए हैं। खुद जब हमने आरपीएन सिंह साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि बहुत समय से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस जो है वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है। यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने यहां तक भी बोला कि उन्हें जो भी छोटी से छोटी भी जिम्मेदारी अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो वो उसे जो है बखूबी निभाएंगे और पार्टी का काम जो है वो आगे करेंगे। यही नहीं, जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो जिन्होंने उनका स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने पिछला एग्जाम्पल दिया जब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स थे, नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, तब धर्मेंद्र प्रसाद अपने किसी काम के लिए उन्हें नॉर्थ ब्लॉक मिलने गए थे और उन्होंने कहा, तब भी मैंने इन्हें बोला था कि आप जो हैं वो गलत पार्टी पे हैं, जिस पे आरपीएन सिंह जो साहब जो हैं वो मुस्कुराए। और उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया और उन्होंने कहा देर आए और दुरुस्त आए, लेकिन
तो उन्होंने साफ कर दिया कि जो कांग्रेस से जो दूरियां थी उनकी को काफी समय से चल रही थी और बीजेपी से जो नजदीकियां बढ़ने की कोशिश थी वो आज जो है वो पूरी हो गई और वो पार्टी का काम जो है वो अब आगे करते रहेंगे। मनोरंजन, और भी कुछ सुन रहे हैं वहां पे आप? जैसा कि आप झारखंड के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे भी काफी गर्म जो चर्चाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन आरपीएन साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब अभी यहाँ पर हैं। वो सब लोग जो हैं अभी अमित शाह से मिलेंगे ये बताया जाता है। जेपी नड्डा साहब भी यहाँ पर हैं, खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं। तो उन सभी जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से क्लियर डायरेक्शन है, पहले आप पार्टी ज्वाइन कीजिए फिर मैं आपको मिलूंगा। तो अब वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब जो है वो सीनियर लेवल ऑफ जो लीडरशिप है उससे रूबरू हो रहे हैं भारतीय जनता हेडक्वार्टर्स में। चलिए नीता बने रहिए। नीता, और आप कह रहे हैं काफी कुछ सुना जा रहा है, काफी कुछ सोशल मीडिया में चल रहा है और काफी कुछ अभी तथ्यात्मक भी तौर पर भी सही नहीं है, लेकिन जो लोग मजे लेने वाले हैं इस सब में आने जाने में वो खूब मौज कर रहे हैं इस समय। इस बड़ी खबर पर बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।